मार्केट लगातार नए हाई बना रहा है और नए रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा है। और आप देख रहे होंगे म्यूचुअल फंड एएमसीज भी नए नए एनएफओ लेके आ रही है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये एनएफओ क्या है, कितने तरह का होता है और एनएफओ में पैसा लगाना क्या आईपीओ की तरह ही फायदेमंद है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है। ऐसे सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शीतल गुप्ता है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। एनएफओ को समझने से पहले आपका म्यूचुअल फंड क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है कि म्यूचुअल फंड क्या है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो देख रखा है या जिन्हें पता है म्यूचुअल फंड क्या होता है, उनको ये वीडियो आराम से समझ आ जाएगा। और हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है और नंबर भी दे रखा है। व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपना फ्री पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने में। तो अब बात करते हैं एनएफओ के बारे में। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। तो जब भी कोई म्यूचुअल फंड एएमसी नए फंड को सब्सक्रिप्शन के लिए पहली बार लॉन्च करती है, उसे हम एनएफओ कहते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड एएमसी अपने नए फंड की यूनिट्स को आम जनता के लिए ऑफर करती है। आईपीओ की तरह ही म्यूचुअल फंड एएमसी कैपिटल रेज करने के लिए और नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन फंड्स को लॉन्च करती है। इतना ही नहीं, आईपीओ की तरह ही इसमें भी सब्सक्रिप्शन का एक फिक्स प्राइस होता है जो कि आमतौर पे 10 रुपए रहता है। और साथ ही साथ इसमें आईपीओ की तरह ही एक मिनिमम अमाउंट होता है। जैसे आईपीओ में 15,000 रुपए मिनिमम अमाउंट होता है अप्लाई करने के लिए, वैसे ही एनएफओ में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 5,000 रुपए की जरूरत होती है। बेसिकली एनएफओ दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड, दूसरा होता है क्लोज एंडेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज एंडेड फंड के बारे में। इस फंड में होता यह है कि म्यूचुअल फंड एएमसीज अपने इन्वेस्टर से एक फिक्स अमाउंट रेज करती है। उस फिक्स अमाउंट के और इन्वेस्टमेंट के सब्सक्रिप्शन पीरियड के खत्म हो जाने के बाद आप इस फंड में कोई नया पैसा डाल नहीं सकते हैं। और इस फंड की एक मैच्योरिटी टाइम होता है जो कि आमतौर पे 3 से 5 साल का होता है। इसके बाद ही आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि ये फंड ट्रेडेबल होते हैं, लेकिन इसमें लिक्विडिटी ना होने की वजह से आप इसमें पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसके विपरीत जो ओपन एंडेड फंड होते हैं, इसमें आप पैसा कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको पूरी छूट मिलती है। हालांकि इन फंड्स में एक एग्जिट लोड होता है, जो कि आपको मैंने म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप 1 साल से पहले या उस फंड के जो भी ड्यूरेशन है, 1 महीना, 1 हफ्ता या 1 साल, उसमें उससे पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको एक एग्जिट लोड देना होता है, जो कि आमतौर पे 1% के आसपास होता है। वो आपको देना होता है और आपका पैसा निकल आता है। वैसे ज्यादातर जो एनएफओ आपको मार्केट में आते हुए दिखेंगे वो ओपन एंडेड ही होते हैं। क्लोज एंडेड फंड बहुत कम आते हैं। अगर फीचर्स और प्रोसेस की बात करें तो एनएफओ आईपीओ की तुलना में काफी सिमिलर नजर आते हैं। जैसे कि आईपीओ में एक सब्सक्रिप्शन का टाइम होता है जो कि 3 से 5 दिन का होता है, वैसे ही एनएफओ में 10 से 15 दिन का होता है। आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी के एस्टिमेटेड शेयर प्राइस के हिसाब से तय किया जाता है। एनएफओ का एक प्राइस बैंड होता है जो कि ज्यादातर 10 रुपए होता है। आईपीओ की सारी जानकारी उस कंपनी के डीआरएचपी में होती है। एनएफओ की सारी जानकारी उस फंड के एसआईडी यानी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में होती है, जो कि म्यूचुअल फंड एएमसी उसे प्रोवाइड कराती है। अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो एनएफओ और आईपीओ काफी सिमिलर है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स पे एनएफओ और आईपीओ काफी अलग हो जाते हैं। जैसे कि आईपीओ में अप्लाई करने के टाइम आपको उस कंपनी का एक क्रेडिबल रिकॉर्ड होता है, जो कि आपको पता होता है कि पिछले समय में कंपनी जब आईपीओ लाने से पहले उसने कैसा परफॉर्म किया है, उसके बिहाफ पे उसके क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, क्या उसने आगे की रणनीति बना रखी है, मार्केट में आने के बाद वो नया पैसा रेज करेगी, उस पैसे को कैसे यूज करेगी, अपने कंपनी में लगा के उसको कंपनी को ग्रो करना है या उसको पैसा निकालना है उसके इन्वेस्टर्स को। ये सारी चीजें आपको उसमें पता होती हैं। इसके विपरीत आपको एनएफओ में ऐसा कुछ पता नहीं होता। उसमें सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के बारे में पता होता है कि ये एनएफओ किस तरह की कंपनीज में पैसा लगाने वाला है, बस इतना पता होता है। हर एनएफओ का एक टारगेटेड अमाउंट होता है जो अपने इन्वेस्टर्स को रेज करना चाहते हैं, और इस अमाउंट के रेज हो जाने के बाद वो अपने इन्वेस्टर्स को 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से यूनिट अलॉट कर देते हैं
और अपनी थीम के अकॉर्डिंग शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अमाउंट ट्रिगर नहीं होता है या वो म्यूचुअल फंड एएमसी उस फंड के टारगेटेड अमाउंट को रीच नहीं कर पाती है, तो एएमसी अपने एनएफओ को विड्रॉ कर लेती है और इन्वेस्टर से जो भी पैसा उन्होंने रेज किया होता है वो उन्हें वापस कर दिया जाता है। वहीं पे एनएफओ के विपरीत आईपीओ में होता यह है कि कंपनी का एक अमाउंट तो तय होता है कि वो कितना पैसा मार्केट से उठाना चाहती है और उसके बदले में कितने शेयर्स वो ऑफर कर रही है। इसके बदले में अगर इन्वेस्टर्स की एप्लीकेशन कई गुना आ जाती है तो आप एक बार को ये बोल सकते हो कि लॉटरी सिस्टम के हिसाब से इन्वेस्टर्स को उसके शेयर्स का अलॉटमेंट होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो बचा हुआ पेमेंट होता है वो इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाता है। एक तरफ आईपीओ में जिसमें इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया और उन्हें शेयर्स अलॉट हुए हैं, उनको लिस्टिंग डे पे प्रॉफिट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। वहीं एनएफओ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लिस्टिंग डे पे कोई प्रॉफिट होने के चांस नहीं होते हैं। इसमें फंड मैनेजर के जो इन्वेस्टमेंट हैं उनका प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनएफओ के यूनिट्स का प्राइस भी बढ़ता जाता है। तो एनएफओ के बारे में जानते जानते अब आपको लग रहा होगा कि ये आईपीओ क्या चीज है। तो आईपीओ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो जाके कमेंट करो और मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो वीडियो चैनल पे आएगी लेकिन आप तक कैसे पहुंचेगी भगवान ही जाने। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अगर आप ये वीडियो काफी दिनों बाद देख रहे हैं, जिसके बहुत सारे चांसेस हैं कि मैंने वीडियो बना दिया होगा, तो इसलिए आईपीओ का जो वीडियो है उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उसे जाके आप देख लो। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड की सिक्योरिटी और रेगुलेशंस स्टॉक्स की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए म्यूचुअल फंड एएमसी जब भी कोई एनएफओ लाती हैं तो उसके बारे में सारी जानकारी अपने स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करती हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। इन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले देखना होता है रिस्कोमीटर। अब रिस्कोमीटर आपके फंड में मौजूद रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है और आपके फंड का रिस्क डिपेंड करता है आपके फंड में मौजूद एसेट्स के ऊपर। उन एसेट्स में अगर आपके फंड में इक्विटी का सेगमेंट ज्यादा है तो आपका रिस्कोमीटर आपके फंड के रिस्क को हाई की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपका फंड बैलेंस या हाइब्रिड कैटेगरी में है तो रिस्कोमीटर उसको मॉडरेट साइड रिफ्लेक्ट करेगा। और आपका फंड अगर लिक्विड या गोल्ड फंड की कैटेगरी का है तो उसमें रिस्कोमीटर आपके रिस्क को लो की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा है किसी भी एसेट क्लास में फंड एलोकेशन की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट। किसी भी स्कीम को लॉन्च करने से पहले म्यूचुअल फंड एएमसीज ये तय करती हैं कि उनका एनएफओ से उठाया हुआ जो भी पैसा है वो किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाएगा और उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही ये फंड काम करते हैं। इन लिमिट्स को वो ब्रीच नहीं कर सकते हैं। तीसरा है एक्सपेंस रेशियो। ये जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है ये पूरी चल रही है एक्सपेंस रेशियो के सहारे, और इस एक्सपेंस रेशियो को डिस्क्लोज करना उनके लिए बहुत जरूरी है और इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है उसका जानना, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में उन्हें जो यूनिट मिलते हैं उसकी एनएवी का प्राइस इस एक्सपेंस रेशियो को घटाने के बाद ही रिफ्लेक्ट होता है और उसी के सहारे आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न इस एक्सपेंस रेशियो से इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा अपने फंड में आपको एग्जिट लोड चेक करना है कि उस फंड में आपको कितना एग्जिट लोड देना होगा, कितने समय बाद देना होगा और कितना देना होगा, या आपका फंड एग्जिट लोड फ्री है तो आप उसमें से पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। क्योंकि एग्जिट लोड आप पता नहीं करोगे और आप जब रिडीम करने जाओगे और एग्जिट लोड चार्ज होगा तो आपको उस समय काफी दुख हो सकता है। इसलिए आप पहले उस फंड में कितना एग्जिट लोड लग रहा है ये जानकारी पहले ही ले लें। इसके अलावा आपको अपने फंड में बेंचमार्क इंडेक्स को चेक करना जरूरी होता है, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपका फंड अपने स्कीम के बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है या उसके साथ चल भी रहा है या नहीं। जैसे कि आपने निफ्टी 50 को रिफ्लेक्ट करने वाला कोई लार्ज कैटेगरी का फंड लिया है तो आपको उसे निफ्टी 50 के इंडेक्स से कंपेयर करना होता है। ऐसे ही अगर आपको ऑटो सेक्टर का कोई म्यूचुअल फंड लिया है आपने तो आपको ऑटो सेक्टर के किसी इंडेक्स से कंपेयर करना होता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से आपका फंड काम भी कर रहा है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बेंचमार्क इंडेक्स को अपने फंड से कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि जैसे आप एक ट्रेन में सवार हैं और उसका इंजन तो आगे भागे जा रहा है लेकिन आपके डिब्बे पीछे ही खड़े रह गए,
तो इसलिए आपका जो इंजन है वो बोगी के साथ चल रहा है या इंजन ही भागे जा रहा है, ये देखना जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं एनएफओ के कुछ फायदों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उनके लिए कुछ स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट कर पाना या इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाना और उनमें इन्वेस्टमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आप एनएफओ में इन्वेस्ट करके उन दिक्कतों को स्किप कर सकते हैं। आमतौर पे जो एनएफओ आते हैं वो किसी नई स्ट्रेटजी के साथ आते हैं या किसी पुरानी स्ट्रेटजी को इनोवेट करके आते हैं, जिसकी हेल्प से आप उनमें इन्वेस्ट करके उस स्ट्रेटजी को अपना बना सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि एनएफओ या म्यूचुअल फंड जो नए आते हैं उसमें कई बार इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, जिनको आप उनमें इन्वेस्ट करके उसका फायदा उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ एनएफओ के नुकसानों के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि एनएफओ एक नई स्ट्रेटजी के साथ आते हैं, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, साथ ही साथ ये एक इसका माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि वो नई स्ट्रेटजी इससे पहले प्रूव नहीं हुई है, यानी उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि वो स्ट्रेटजी किस तरह से काम करती है। इसका ये भी मतलब नहीं हुआ कि वो स्ट्रेटजी फेल हो जाने वाली है, क्योंकि उस स्कीम में जो शेयर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि बर्बाद होने वाले हैं, लेकिन स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे काम करेगी। इसके अलावा जो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बुल मार्केट में ही मार्केट की तरफ आते हैं, क्योंकि उनको लगता है मार्केट बढ़ा जा रहा है तो कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए, और इसका फायदा उठाते हुए कंपनियां अपना आईपीओ भी लॉन्च करती हैं और इसी तरह एएमसीज भी अपना एनएफओ लाती रहती हैं, जिससे उनको इन्वेस्टमेंट आसानी से मिल जाता है। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बढ़ते हुए मार्केट में जो शेयर के प्राइसेस होते हैं वो काफी इन्फ्लेट हो चुके होते हैं, यानी बहुत रिच वैल्यूएशंस पे होते हैं, और उनका करेक्ट होना या नीचे आना कोई बड़ी बात नहीं होता है। और ऐसे में जो आपको म्यूचुअल फंड के एनएवी होते हैं वो काफी रिच वैल्यूएशंस पे ही मिलते हैं। और इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी मार्केट में है वो एक डायनामिक वर्ड है, और किसी भी एसेट का पास्ट परफॉर्मेंस ये गारंटी नहीं देता है कि वो एसेट क्लास फ्यूचर में वैसे ही रिटर्न देगी जैसा कि उसने पास्ट में परफॉर्म किया है। और यही कारण है कि म्यूचुअल फंड एक डिस्क्लेमर देते हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, और ये डिस्क्लेमर सभी एनएफओ स्कीम्स पर भी उसी तरह लागू होता है। तो अब मुझे लगता है कि एनएफओ से रिलेटेड हर जानकारी आपको मैंने दे दी है, लेकिन अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो अपना सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा अगर आप एनएफओ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क करके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियो जरूर बनवाइए। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, या आप कोई नया लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो भी मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।